हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम गेटवे। तो समय बहुत पास आ चुका है एग्जाम के, हम लोग एकदम करीब आ चुके हैं। आई होप आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आप लोग रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और आप लोग काफी अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। तो जैसा कि एग्जाम हमारे बहुत पास आ चुका है, तो हमारे पास जो लास्ट चैप्टर हम लेके आए हैं आपके लिए, बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर को लेट लाने के पीछे हमारा रीजन ये था कि इसमें बहुत सारी चीजें आपको याद करने वाली हैं। तो इसका आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को भी देखिए, क्योंकि इस आधे घंटे के लेक्चर में हम जो सारे स्ट्रक्चर हैं उनको आपको याद नहीं करा सकते, क्योंकि अगर उनको याद कराने जाएंगे तो वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए इसके जो भी इंपॉर्टेंट टेस्ट थे या जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उनका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे कि माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, उनका वीडियो मैंने अलग से बना दिया है। इनके जितने भी टेस्ट होंगे उनका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, तो एक बार उनको देख लेना। और ये जरूरी है कि इस चैप्टर में आप जितने भी अमीनो एसिड हैं उनको बहुत अच्छे से देख के जाएं। आपके पास डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए में क्या होता है, आरएनए में क्या होता है, इन सबको एक बार देख लें, उनका स्ट्रक्चर भी एक बार देख लें। तो आइए बात करते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास दिया गया सिलेबस क्या है एनटीए द्वारा। जनरल इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, पूरा एनसीईआरटी से ही केवल पढ़ें। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन, एल्डोज एंड कीटोज, मोनोसेकेराइड्स, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जितने भी टाइप के स्ट्रक्चर, लाइक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, असाइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, सब कुछ बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स मोनोसेकेराइड्स ऑफ ओलिगोसेकेराइड्स, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ये तीनों आपको जो हमारे पास डाइसेकेराइड्स हैं, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया एंड माल्टोज हो गया, इसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जेई को देखें पिछले कई सालों से, तो सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज पे कई सारे क्वेश्चन बन गए हैं। आप उस जो 15-20 मिनट का वीडियो है उसको ध्यान से देख लोगे तो पक्का 100% क्वेश्चन आपका बन ही जाएगा। अगला, अगर हम बात करें प्रोटीन्स की बात करें, तो एलिमेंट्री आइडिया ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होता है बताओ फटाफट। सी डबल बॉन्ड ओ, और ये एनएच टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, बोलो पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, ये इनको पढ़ लेना। इसका आप लोग थ्योरी जरूर पढ़ के जाना, एक बार इसको देख लेना कि कैसे ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, डीनेचुरेशंस ऑफ प्रोटीन्स एंजाइम, हम डीनेचुरेशंस कैसे कराते हैं इन सबको भी एक बार देख लेना। प्रोटीन्स और एंजाइम्स, इनको एक बार बस स्टडी कर लेना। न्यूक्लिक एसिड, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। बताओ डीएनए में क्या होता है, बोलो आपके पास होता है क्या, एजी सी टी। आरएनए में क्या होता है, बोलो एजी, बोलो सी यू। यू यहाँ पे यू और यहाँ पे टी में क्या आता है डिफरेंस, इसको याद कर लेना। आर यू ओके, आर यू ओके, ऐसे बोलते नहीं, आर यू ओके, मतलब हमारे पास आरएनए में क्या रहेगा, बोलो यू रहेगा, यूरेसिल रहेगा। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स, जनरल इंट्रोडक्शन, एक बार बस देख लेना इनको फटाफट बस। आइए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है, टू मोनोमर्स इन माल्टोज। आप बताइए, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था क्या, मसल, क्या बताया था, बोलो मसल। यहाँ पे क्या था, C1 C4, ये भी क्या था, बोलो C1 C4। यहाँ पे अल्फा अल्फा लिंकेज था, यहाँ पे कौन सा था, बोलो बीटा बीटा था, और यहाँ पे क्या था, अल्फा बीटा, याद करिए। और यहाँ पे क्या था, बोलो मैंने बताया था ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज। तो सबसे पहले क्या लिख दो, ग्लूकोज लिख दो, ग्लूकोज लिख दो, और क्या लिख दो, यहाँ पे ग्लूकोज थोड़ा आगे लिखना। फिर यहाँ पे क्या होगा, बोलो यहाँ पे भी ग्लूकोज ही होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज के साथ क्या आएगा, बोलो फ्रक्टोज आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज आता है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज आता है। गैलेक्टोज यहाँ पे पहले रखना, क्लियर। तो बताओ कौन सा आंसर आ जाएगा, मोनोमर ऑफ माल्टोज, माल्टोज ये है, तो बताओ कौन सा, ग्लूकोज और ग्लूकोज कहाँ से, C1 C4, और कौन सा, अल्फा अल्फा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। माल्टोज मतलब पहला कौन सा था, मसल वाला था, मसल। तो यहाँ पे क्या था, अल्फा एंड अल्फा, और C1 और क्या था, C4, और दोनों क्या थे, बोलो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज थे। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे मेन पॉइंट आ जाता है एसिटल्स और कीटल्स। मैंने एसिटल और कीटल का भी वीडियो आपके लिए अलग से बना दिया, उसको भी देख लीजिएगा, केवल 5 मिनट का वीडियो है।
क्या होता है एसिटल और क्या होता है कीटल। तो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाइए फटाफट। किसका बोलो, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाइए आप लोग ग्लूकोज का। तो हमारे पास आपको पता अल्फा, अल्फा में मुंडी कहाँ होता है बोलो, अल्फा में मुंडी होता है नीचे, ये OH हो जाएगा। अब यहाँ पे पहला OH नीचे, यहाँ पे OH ऊपर, OH नीचे, और यहाँ पे क्या होता है बोलो CH2OH ऊपर। मेन आपका चेंज अल्फा बीटा में केवल ये इस एनोमेरिक कार्बन वाला हमारे पास चेंज आता है, यहाँ पे केवल चेंज आता है, नीचे हो जाएगा तो अल्फा, ऊपर हो जाएगा तो बीटा। तो आपके पास कितना लेना है, एक दूसरा स्ट्रक्चर भी इसके साथ लेना है, उसका भी सेम स्ट्रक्चर होगा, कुछ ऐसा ही दिखेगा वो भी। बताइए ये भी कौन सा होगा, अल्फा मतलब OH नीचे होगा, और इसका OH नीचे होता है, यहाँ पे OH ऊपर, यहाँ पे OH नीचे, और यहाँ पे CH2OH होता है। अब अगला स्टेप क्या करना बताओ, ये क्या बोला है, ये बोला हमारे पास क्या, ये बोला हमारे पास माल्टोज। तो हमारे पास पहले वाले का हो जाएगा कौन सा, पहले वाले का हो जाएगा C1, और दूसरे वाले का कौन सा हो जाएगा, इसको 1 बोलते हैं, 2 3 4 और 5, ऐसा हमारे पास और 6 होता है। यहाँ पे क्या होगा बोलो, 1 2 3 4 5 और 6। जहां पे कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब वहां पे क्या है बोलो, वहां पे आपके पास हाइड्रोजन है, ध्यान रखिएगा गलती मत करिएगा। यहां सब जगह पे क्या है बोलो, हाइड्रोजन है, दीज आर हाइड्रोजन्स, ठीक है। यहाँ पे इससे आपको जोड़ देना है, ये 4 नंबर हो गया और ये 1 नंबर हो गया, और सब जगह पे हम हाइड्रोजन को लगा देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या बोला है कि यहाँ पे कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो बताओ पहले वाले में C1 में कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, बताओ। एक कार्बन पे हमारे पास क्या है, ये R है और ये H है, तो इसका नाम होगा क्या, क्या नाम होगा बोलो, एसिटल। क्या नाम होगा, एसिटल। अब ये हेमी है, पहले नाम क्या होगा AC, इसका नाम क्या होगा AC। अब ये हेमी होगा कि एसिटल होगा, हेमी। तब ध्यान दीजिएगा इस कार्बन पे एक तो ये R हो गया और दूसरा क्या हो गया बोलो H हो गया। तो आपको मैंने बताया था कि हमारे पास एक होता है एसिटल वाला और दूसरा कैसा होता है कीटल, एक हेमी एसिटल, एक एसिटल, और दूसरा क्या होता है कीटल और हेमी कीटल। कीटल और हेमी कीटल जो कीटोनिक ग्रुप होता है उससे बनता है, एसिटल हेमी एसिटल किससे बोलो, एल्डिहाइड वाले से। तो देखिएगा यहाँ पे RH है, R और क्या हो गया ये H हो गया, तो मतलब एल्डिहाइड वाला है। अब यहाँ पे अगर दो OR होते तो कैसा हो जाता, एसिटल हो जाता। तो देखिए क्या 2 OR है क्या, हाँ 2 OR है, एक OR ऊपर एक OR नीचे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इसका नाम हो जाएगा AC, क्या नाम हो जाएगा एसिटल। अगर ये ऐसा होता RCH और ये होता OH और ये होता OR, तो इसका नाम क्या होता बोलो, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। लेकिन यहाँ पे दोनों OR है, मतलब ऐसा RCH और ये भी OR है, ये भी OR है, तो कैसा हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा एसिटल। आप एक चीज और बताए थे आपको, जब भी आपके पास हेमी एसिटल आए तो वो कैसा होता है, रिड्यूसिंग नेचर का होता है, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी हेमी कीटल आ जाए तो वो भी कैसा होता है, रिड्यूसिंग नेचर का होता है। अगला देखते हैं कि अगला क्या बोल रखा है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे कैसा आ जाएगा, इस कार्बन को देखो, एनोमेरिक कार्बन को देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे H है और नीचे क्या है बोलो R, यहाँ पे भी सेम चीज दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर H और नीचे R, लेकिन ये OH फ्री है। यहाँ पे एक OH और एक क्या है OR है, तो ये क्या कहलाएगा बोलो, ये कहलाएगा हेमी, हेमी एसिटल कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इज एसिटल एंड 1 इज हेमी एसिटल, तो आंसर सेकंड आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, द नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप्स प्रेजेंट इन ट्राइपेप्टाइड्स एस्पार्टिक ग्लूटामिक एंड लाइसिन इज। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला मैं बेसिक पॉइंट बता रहा हूं कि जब भी जैसा ये सीक्वेंस लिखा हो उसको ऐसे लिख लो, ध्यान रखना। और क्या करना, जो भी अमीनो एसिड है ना, जो भी आपका अमीनो एसिड है, इधर वाले का NH2 ग्रुप हमेशा फ्री रखना, इसको क्या रखना, कभी भी नहीं जोड़ना, इसको फ्री रखना। और इधर वाले का जो लास्ट वाला है ना, इसका कौन सा ग्रुप फ्री रहेगा बोलो, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप हमेशा क्या रहेगा, फ्री रहेगा, और जोड़ते हुए चले जाना है। जैसे अब इनका स्ट्रक्चर बनाए ना, एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है बोलो, हमारे पास NH2 को फ्री रखना है तो इसको इधर रख लेते हैं C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है CH2, और ये हो जाता है यहाँ पे एक और C डबल बॉन्ड O, और क्या आ जाता है बोलो OH आ जाता है। ये स्ट्रक्चर हो जाता है हमारे पास किसका बोलो, ये स्ट्रक्चर हो जाता है हमारे पास एस्पार्टिक एसिड का। प्लस अगर हम ग्लूटेरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाए तो इसका NH2 को हम इसके साथ में कर लेते हैं, और ये हो जाएगा C
सेम, ये भी सेम होता है, बस नंबर ऑफ कार्बन थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और क्या हो जाएगा, ये कैसा होगा, ग्लूटामिक एसिड हो गया, एस्पार्टिक, ग्लूटामिक और लाइसिन। अगर हम लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाए तो ये क्या होता है बोलो। अब देखो COH को हम इधर कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं, और प्लस इधर क्या कर लेते हैं बोलो, NH2 कर लेते हैं, यहाँ पे H कर लेते हैं, और यहाँ पे जो बनता है यहाँ पे आएगा CH2, 1 2 3 और यहाँ पे आ जाता है 4, ऐसा कुछ आपके मिलेगा, और यहाँ पे लगा रहेगा क्या, NH2 आपको लगा मिलेगा। अब देखो अब करना क्या है, इसके COH से इसका H वाला जोड़ देना, ये मुंह खत्म हो गया, जुड़ गया। अगला देखो कौन सा मुंह जोड़ोगे बोलो, इसके COH से इसका H वाला मुंह जोड़ देना, ये भी खत्म हो गया। अब देखो नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड O कितने मिलेंगे, तो देखो एक तो आपको यहां मिल गया, एक नंबर काउंट करते जाओ, एक नंबर सिंपल, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O मिलेगा, तो कितना, 2 नंबर। यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, एक हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज भी मिलेगा। अच्छा, एक C डबल बॉन्ड O, 2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तीसरा C डबल बॉन्ड O, और आगे देखो यहाँ पे चौथा C डबल बॉन्ड O मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, पांचवा C डबल बॉन्ड O मिल जाएगा। सिंपल सा काउंटिंग का क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कितना, 5 आपका आंसर हो जाएगा। बेसिक है, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, कम से कम आप लोग एस्पार्टिक, ग्लूटामिक और लाइसिन जो जो एग्जाम में आए हुए हैं, इनका स्ट्रक्चर आप लोग जरूर याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड। फिर से वही क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब ये भी याद करने वाला ही चीज है, कौन सा एसेंशियल होता है, कौन सा सेमी एसेंशियल होता है, इनको आपको एक बार देख लेना है। तो मैं चलो कुछ बता देता हूँ, कुछ आइडिया दे देता हूँ आपको। जो एसेंशियल्स होते हैं उनको याद कर लेना। BIP, कैसे याद कर लेना, BIP हॉल, HALL में, BIP हॉल में कैसे याद कर लेना, TT, BIP हॉल में TT, BIP, आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा, BIP हॉल में क्या लिख लेना बोलो, हॉल में TT। अब बी सबका, अब देखो सबका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। बी मतलब होता है ये बैलिन, क्या होता है बोलो, बैलिन। आई मतलब होता है आपके पास आइसो ल्यूसीन होता है, और पी मतलब होता है फिनाइल, फिनाइल अलानीन। एच मतलब क्या होता है आपके पास, एच मतलब होता है हिस्टीडीन, हिस्टीडीन। ए मतलब आपके पास होता है अर्जिनिन, और एल, जो ये दो एल है, इसका एल मतलब भी पता होना चाहिए। एक एल का मतलब होता है ल्यूसीन, और दूसरे एल का मतलब होता है लाइसिन। देखो ये सब याद करने वाली ही चीज है। एम का मतलब होता है यहाँ पे मिथोनिन, METHO, मिथोनिन। और टी का मतलब होता है आपके पास ट्रेप्टोफेन, TRYPTOPHAN, ट्रेप्टोफोन। इस टी का मतलब होता है, क्या होता है, थ्रियोनिन, क्या होता है बोलो, थ्रियोनिन। तो देखो ये याद करने वाली ही चीजें हैं, आप लोग थोड़ा इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बोलो। आपके पास बेलिन तो इसमें है ही। अगर हम बात करें ल्यूसीन का, तो ल्यूसीन भी आपको मिल चुका है। लाइसिन की बात करें, लाइसिन मिल चुका है। टायरोसिन, देखो टायरोसिन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगला देखो करेक्ट क्या है, इसमें देखना है। ग्लूकोनिक एसिड कैन फॉर्म साइक्लिक एसिटल या हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड इज पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद HNO3। अगला क्या, ग्लूकोनिक एसिड इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब बताना इसमें से सही क्या है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम ले लें ग्लूकोज C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे ले लें क्या, CH2OH, और ये हो जाएगा OHH, और ये हो जाएगा OHH, और ये हो जाएगा OHH, और यहाँ पे भी हो जाएगा OHH। अगर हम इसका डाल दे, रिएक्शन करा दे Br2 और H2O से, तो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन कराता है। तो ये क्या करेगा, ये जो CHO ग्रुप है ना, इसको कन्वर्ट कर देना किसमें बोलो, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप में, और नीचे आ जाएगा आपका CH2OH, और सब कुछ सेम रहेगा, OHH, OHH, OHH और OH और H। अब इसका नाम आपको पता होना चाहिए, इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम होता है बोलो, ग्लूकोनिक एसिड नाम होता है, ये आपको ध्यान रखना। ओनिक एसिड क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन
अगर इसी का रिएक्शन हम करा दें किसके साथ बोलो, HNO3 के साथ करा दें, ध्यान रखिएगा, ये जो आपके पास HNO3 दे रखा है इसके साथ रिएक्शन करा दें, तो जैसे ही आप इसका रिएक्शन कराओगे HNO3 के साथ, अब ये क्या करता है ना, ये हमारे पास जो 1 डिग्री वाला एल्कोहल होता है ना, इसको भी क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऊपर वाले को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये दिखेगा ऐसा कुछ, C डबल बॉन्ड O OH। अब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ऊपर और एक नीचे मिल जाएगा, और सब कुछ सेम रहेगा, OH H, और ये हो जाएगा OH H, और ये हो जाएगा OH H, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, OH और H। अब इसका कोनिक होता है तो इसका होता है कोरिक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, ग्लूकोज से बना है, क्या नाम हो जाएगा, ग्लूकोरिक एसिड हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं इसका जवाब क्या आएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। हालांकि जितने भी हमारे पास ग्लूकोज हो गए, फ्रक्टोज हो गए, इनके जितने भी रिएक्शन हैं एग्जाम से पहले मैं उसका वीडियो भी आपको बना के दे दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले, डायरेक्ट आप यहाँ से सॉल्व कर ले जाओ। देखो, ग्लूकोनिक एसिड कैन फॉर्म साइक्लिक एसिटल या फिर हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड है, अगर इसका एसिटल या हेमी एसिटल बनाना चाहते हो भैया कैसे बनाओगे, अगर ये अटैक कहाँ पे करेगा बोलो, ये OH यहाँ पे अटैक कैसे करेगा, यहाँ पे OH जो अटैक करेगा तो फिर क्या OH ही बाहर जाएगा क्या, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये हेमी एसिटल बनाने के लिए हमको किससे, यहाँ पे अटैक कराते हैं, किसका, ये इससे अटैक करते हैं। देखो हेमी एसिटल जो होता है ना, ध्यान रखिएगा, हमने आपको बता रखा है कि एसिटल हो गया या हेमी एसिटल हो गया, ये किससे बनता है बोलो, एल्डिहाइड से बनता है। किससे बनता है, एल्डिहाइड से बनता है। तो बात ही नहीं करना अपने को, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं, यहाँ पे ग्रुप कौन सा बोलो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो हमारे पास ये, तो हमारे पास हेमी एसिटल या एसिटल नहीं बनेगा, तो ये गलत हो गया, ग्लूकोनिक नहीं बना सकता। अगला, ग्लूकोनिक एसिड इज पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज। बिल्कुल सही बात बोला है कि हमारे पास पार्शियल ऑक्सीडेशन की है यहाँ पे, तो हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड मिला है। अगला क्या बोला, ग्लूकोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन, नहीं, ग्लूकोरिक मिलता है। ग्लूकोनिक एसिड इज डाई कार्बोक्सिल, नहीं नहीं, ये ग्लूकोरिक होता है। तो आपके ये सारे गलत हो जाएंगे, सही कौन सा हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ गया, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपके पास रिएक्शन दे रखा है, इसको ध्यान से देखिएगा, कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, पहला आपको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो ये रिएक्शन पता होना चाहिए, जो ग्लूकोज और ROH का जो रिएक्शन होता है ड्राई HCl में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये होता है फॉर्मेशन ऑफ, ध्यान रखिएगा, रिएक्शन क्या होता है बोलो, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड वाला ये रिएक्शन है। तो होता क्या है, तो इसका अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएं, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा ग्लूकोज का बोलो, जब भी इसके टाइप का रिएक्शन कराना होगा तो आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लो। OH हमारे पास अल्फा बीटा कोई भी हो सकता है, ये OH नीचे H ऊपर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, OH ऊपर H नीचे, और यहाँ पे OH नीचे H ऊपर, यहाँ पे बोलो CH2OH और H। जब भी ये रिएक्शन आए आपको ध्यान रखना है थोड़ा यहाँ पे कि हम ऐसे इसका रिएक्शन करेंगे। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, याद करो, आप वो दिन याद करो जब हमारे पास कोई ROH होता था और इसके सामने एसिडिक मीडियम लेके आते थे, H+ लाते थे, तो OH2+ बन के यहाँ से बाहर चला जाता था, और कहाँ, और यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता था। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, ये OH2 एसिडिक मीडियम में OH2+ बन के बाहर जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। उसके बाद कौन है हमारे पास, ROH है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल आएगा, और ये क्या कर जाएगा बोलो, यहाँ पे करेगा अटैक, और ये हमारे पास बनेगा खटैक, बनेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, ये O, और यहाँ पे लगा होगा C, और ये ऐसा, और यहाँ पे लग चुका होगा हमारे पास O और R, और यहाँ पे लगा होगा क्या, OH और H, OH और H, और यहाँ पे लगेगा OH H, और ये लग चुका होगा CH2OH और H। तो यहाँ हम कहाँ तक पहुंच गए बोलो, हम पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। अब उसके बाद आ गया हमारे पास क्या बनेगा बोलो, एसिटल। क्या बनना चाहिए हमारे पास, एसिटल। तो देखो क्या आपके पास एसिटल बन गया क्या, यहाँ पे आपके पास क्या है बोलो, R है, यहाँ पे क्या आपके पास R है, यहाँ पे आपके पास क्या रहा होगा बोलो, H रहा होगा, तो एक OR और दूसरा OR, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, एसिटल बन जाएगा। अब क्या बोला कि कितना इक्विवेलेंट ऑफ हमारे पास ये एनहाइड्राइड लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने जो एसाइलेशन रिएक्शन कराया था, बताया था कि जितने भी OH होंगे उन सबसे ये हमारे पास जाके जुड़ जाएगा। तो इसके पास कितने OH, एक OH यहाँ पे, दूसरा OH यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे,
चौथा यहाँ पे टोटल कितने OH बचे हैं बताओ। आफ्टर दिस रिएक्शन एसिटल बनने के बाद में इसके पास केवल और केवल कितने OH बचे हैं, ये बता रखा है क्वेश्चन में कि हमारे पास एसिटल बन गया है, इसका मतलब ये बन चुका है, ये एसिटल बन चुका है। तो केवल और केवल कितने लगेंगे बोलो, इक्विवेलेंट लगेंगे 4। कितने लगेंगे 4। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या बोल रखा है। ग्लूकोज निकल H2 के प्रेजेंस में क्या होगा। देखिए जब ग्लूकोज हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे क्या होता है बोलो CH2OH और यहाँ पे होता है OH H OH H OH H और ये OH और H। अब देखिए इस ग्लूकोज के सामने क्या पड़ा है बोलो, हमारे पास पड़ा है निकल H2 और निकल H2 क्या काम करता है बोलो, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस कर देगा। तो इस C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा एल्कोहल में। तो हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 और 6 CH2OH और सब जगह पे यहाँ पे भी क्या लग जाएगा बोलो CH2OH और यहाँ पे CHOH ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब क्या करोगे, एसाइलेशन कराओगे तो बताओ कितनों का होगा बोलो, एसाइलेशन कितनों का होगा, यहाँ पे जितने OH है सब में लग जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो कितने इक्विवेलेंट लगेंगे बोलो, एसाइलेशन यहाँ पे जब कराओगे तो यहाँ पे कितने लगेंगे 6 मोल हमारे पास लगेंगे। ठीक क्लियर। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ग्लूकोज जेड इक्विवेलेंट ऑफ एसाइलेशन बताओ कितने लगेंगे। ग्लूकोज में सिंपल सा देख लो कितने OH ग्रुप फ्री हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे बगल में इसके साइड में 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5, यहाँ पे कितना लगेगा बोलो 5 लगेगा ग्लूकोज में डायरेक्टली। तो आंसर कितना आ गया 4 और यहाँ पे कितना आया 6 और यहाँ पे कितना आ गया 5, 4 6 और 5। ऑप्शन चेक करिए, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 है ABCR 3 बायोमोलिक्यूल्स द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द गिवन बिलो, मोलिस टेस्ट, बॉर्फेट टेस्ट और ब्यूरेट टेस्ट। तो इसको देखना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए कौन किसके लिए होता है। तो देखिए जो मोलिस टेस्ट होता है इनका सबका वीडियो मैंने फिर से अलग से बना दिया है। ये होता है किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। किसके लिए होता है बोलो, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। बॉर्फेट टेस्ट किसके लिए होता है बोलो, ये होता है हमारे पास रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स एंड किसको डिस्टिंग्विश करता है बोलो, डाइसैकेराइड्स को क्या कर देता है बोलो, डाइसैकेराइड्स को डिस्टिंग्विश कर देता है। ठीक। अब ब्यूरेट टेस्ट किसके लिए होता है, ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड के लिए। किसके लिए होता है बोलो, पेप्टाइड बॉन्ड के लिए होता है। तो अब इसके लिए हम ऑप्शन में आते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि मॉलिस टेस्ट बोल रखा है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो मॉलिस टेस्ट को अगर देखोगे ना तो ए के लिए सबके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन सबके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, अमीनो एसिड है या प्रोटीन से, तो इनके लिए कैसा हो जाएगा बोलो, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इसका कोई यूज नहीं आया, इससे हमारे पास कोई हेल्प नहीं मिला। अब चलते हैं बॉर्फेट टेस्ट पे चलते हैं। तो ये रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स के लिए काम करता है। तो देखिएगा अगर हम बात करें शुरुआत वाले केस में तो हमारे पास कैसा दे रखा, बॉर्फेट टेस्ट ए के लिए कैसा है, निगेटिव है। इसका मतलब हमारे पास रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स नहीं होना चाहिए। निगेटिव किसके लिए होता है बोलो, डाइसैकेराइड्स के लिए। तो ये ग्लूकोज को हटा दो। अब किसके लिए केवल काम करेगा बोलो, ये हमारे पास काम करेगा डाइसैकेराइड्स के लिए। इसके लिए कैसा आएगा बोलो, निगेटिव। इसके लिए हमारे पास निगेटिव आ जाएगा। तो इसमें से कोई भी हो सकता है। अगला क्या बोला, बी क्या बोल रखा है, पॉजिटिव। तो बी पॉजिटिव किसके लिए होगा, फ्रक्टोज के लिए, ग्लूकोज के लिए और क्या है, ग्लूकोज के लिए। ये सारे मोनोसैकेराइड्स हैं, इसके लिए भी पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये भी अब डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास अभी केवल एक एलिमिनेट हुआ। अगला आते हैं ब्यूरेट टेस्ट पे आते हैं। तो पहला क्या बोला, निगेटिव। तो इन सब के लिए तो ये तो निगेटिव हो जाएगा क्योंकि किसके लिए होता है, पेप्टाइड बॉन्ड के लिए होता है। दूसरा वाले के लिए भी क्या हो जाएगा, इन सब के लिए भी निगेटिव हो जाएगा। तो सही बात बोल रखा है। तीसरा बोला है पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव किसके लिए होगा, ये जो अलानिन होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है बोलो, अमीनो एसिड होता है। क्या होता है, अमीनो एसिड। ध्यान दीजिएगा यहां गलती से के मत लगा दीजिएगा, अमीनो एसिड होता है। तो ये अमीनो एसिड के लिए क्या होगा, हमारे पास बिल्कुल ये टेस्ट काम नहीं करेगा। ये किसके लिए होता है बोलो, पॉजिटिव किसके लिए होता है, पेप्टाइड बॉन्ड के लिए। तो किसके लिए हो जाएगा, एल्बुमिन के लिए हो जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू। बताओ इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। लैक्टोज कंटेन्स अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 एंड गैलेक्टोज एंड C4 ग्लूकोज। ये तो आपको बेसिक चीज क्लियर हो गया होगा। डाइसैकेराइड्स एंड कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। चलो एक काम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम फटाफट। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा देखिएगा। लैक्टोज मसल,
MSL मसल। ये काम करता हूं, आप लोग इसका स्ट्रक्चर बनाओ। मसल में क्या था बोलो, यहाँ पे C1 C4 था, यहाँ पे भी C1 C4 था, यहाँ पे क्या था बोलो C1 और C2, यहाँ पे क्या था अल्फा अल्फा, यहाँ पे क्या था बोलो बीटा बीटा, और यहाँ पे क्या था बोलो अल्फा बीटा। यहाँ पे कौन था ग्लूकोज प्लस यहाँ पे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यहाँ पे गैलेक्टोज गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बताओ गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास कौन सा C1 C4 लिंकेज आएगा। अच्छा एक काम करिए, देखो क्या देखा है कि लैक्टोज कंटेन्स अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। यही गलत हो गया, ये ऑप्शन ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे C1 C4 ग्लूकोज का नहीं होता, किसका होता है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज का होता है। इसने पूछा था क्या बोला, नॉट ट्रू। अब इन सबका स्ट्रक्चर आप लोग बना के देख लीजिएगा, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। क्लियर। चलिए ये आपको मैंने बता रखा है, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता रखा है, जो मैंने वीडियो बना रखा है ग्लूकोज गैलेक्टोज और फ्रक्टोज का 15 मिनट का वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9 पे। द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द ट्राइपेप्टाइड्स ग्लाइसिन ग्लूटामिक एस्पिरिन और टायरोसिन। बताइए जब हमारे पास पीएच 12.5 हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए फिर से ये स्ट्रक्चर बेस्ड ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ेगा कि ये हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन दे रखा। कैसा देखा बोलो, बेसिक। तो आपको कुछ चीज पता होना चाहिए कि हमारे पास ये ज्यूटर आयन के फॉर्म में रहते हैं। जो भी अमीनो एसिड होते हैं किस फॉर्म में रहते हैं बोलो, ज्यूटर आयन के फॉर्म में रहते हैं। RCH डबल बॉन्ड O माइनस, और किस में रहते हैं बोलो NH4 प्लस, ऐसे रहते हैं। लेकिन अगर हम इसको प्रोवाइड कर दे खूब सारा एसिडिक मीडियम, तो ये बन जाता है कैसा RCH, और ये बन जाता है कैसा COOH, और ये बन जाता है NH4 प्लस। यहाँ पे केवल पॉजिटिव दिखाई देगा। अगर इसको हम बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर दें, कैसा मीडियम बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर दें, तो ये दिखेगा RC, और ये दिखेगा H, और ये दिखेगा NH3, और ये दिखेगा COO माइनस। ये आपको समझना पड़ेगा। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर अगर ये हमारे पास पीएच बहुत कम है तो इसमें कैसा दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा। और पीएच बहुत ज्यादा है तो ये कैसा दिखेगा बोलो, ये हमारे पास निगेटिव एनायन के फॉर्म में दिखेगा। यहाँ किस फॉर्म में दिखाएंगे बोलो, केटायन के फॉर्म में। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब ये हमारे पास कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आएंगे, कोई भी क्या लेके आए इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आएंगे, तो या तो ना तो ये एनोड की तरफ भाग के जाएगा, ना किस तरफ जाएगा बोलो, कैथोड की तरफ जाएगा। तो कोई एक ऐसा पीएच जिसपे हमारे पास ये अमीनो एसिड ना तो एनोड की तरफ जाए ना तो कैथोड की तरफ जाए, तो वो पीएच क्या कहलाता है आपका बोलो, वही पीएच आपका कहलाता है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अगर उस पीएच को कम कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा बोलो, केटाइनिक हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी तरफ जाएगा बोलो, केटायन हमारे पास किसकी तरफ जाता है बोलो, केटायन जाता है कैथोड की तरफ, और हमारे पास एनायन किस तरफ जाएगा बोलो, एनोड की तरफ जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि हमारे पास पीएच बहुत कम है और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाए, तो हमारे पास क्या किस तरफ जाएगा बोलो, ये अमीनो एसिड आपको किस तरफ भागे बोलो, कैथोड की तरफ भागेगा। अगर पीएच बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाए, तो किसकी तरफ भागेगा बोलो, एनोड की तरफ भागेगा। एनोड की तरफ एनायन जाते हैं, कैथोड की तरफ कौन जाता है, केटायन जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो जब भी पीएच ज्यादा होगा तो क्या जनरेट होगा बोलो, एनायन इस टाइप का जनरेट होगा। और ये क्या है, जब हमारे पास पीएच एक ऐसा पीएच ना तो केटायन हो ना तो एनायन हो, कैसा हो, न्यूट्रल हो, तो उसी को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करोगे तो कहीं भी वो हमारे पास मूव करने वाला नहीं है। यहाँ पे देखो पीएच कितना दे रखा है, 12.5। मतलब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए ना, तो जितने ये एसिडिक ग्रुप होंगे वो कैसे हो चुके होंगे बोलो, एनायन बना चुके होंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ। आप सबसे पहले बताओ कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे। मैंने बताया था इधर का क्या फ्री रखना है, NH2, इधर का क्या फ्री रखना बोलो, COH। तो देखिएगा सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लाइसिन का। हम इधर NH2 को फ्री रखेंगे तो ये बनेगा कुछ NH2, और इधर बनेगा क्या C, और ये लगा दो C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे लगा देते हैं H, और ये H। हमारे पास एक ये ऐसा अमीनो एसिड है जो जिसमें क्या है, कायरल सेंटर नहीं है, ये कैसा अकायरल। तो ये आपका होगा ग्लाइसिन हो गया। अगर अगला अगला हमारे पास आ जाएगा किसमें, ग्लूटामिक एसिड आ जाएगा। तो ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मूला कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, C हो जाएगा, और इधर जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा OH, और इसके बगल में आ जाएगा हमारे पास क्या, NH2,
और यहाँ पे हम ले लेते हैं H, और इसके ऊपर आ जाएगा CH2, और ये CH2, और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये H। ये हो गया हमारे पास ग्लूटामिक। उसके बाद लेते हैं हम एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड हम नीचे बना लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एस्पार्टिक एसिड आपके पास हो जाएगा कैसा, C, तो यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और ये हो जाएगा NH2, और यहाँ पे हो जाएगा H, और यहाँ पे आ जाएगा CH2, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ये हो गया एस्पार्टिक एसिड। अगला हम बना लेते हैं टायरोसिन। देखो ये सीक्वेंस में ही रहेगा। अगला आपके पास टायरोसिन बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास NH2, और यहाँ आ जाएगा H, ये आ जाएगा CH2, और इससे लग जाएगा हमारे पास ऐसा फिनोलिक ग्रुप। अब कहानी समझो, ये हमारे पास ऐसा मान लो यहाँ पे क्या लगा होगा OH। अब इसके पीछे की कहानी समझिए, क्या होगा बोलो, किसको कौन खाएगा। ये NH2 तो लेफ्ट वाला है, बचा रहेगा। ये COH हमारे पास राइट साइड वाला बचा रहेगा। इस OH से हमारे पास यहाँ से ये जुड़ेगा, मुंडी, खत्म। अगला बताओ, इस OH से कौन सा मुंडी जुड़ेगा, ये मुंडी जुड़ेगा, खत्म। और कौन सा जुड़ने को बाकी रहेगा बोलो, इस COH से हमारे पास कौन सा जुड़ेगा, इस COH से हमारे पास ये मुंडी आके जुड़ जाएगा। अब पूछा क्या बोलो, नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आएगा, ध्यान से देखो। पहला नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप आएगा क्या, बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ पाएगा, एक CH ग्रुप था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक आएगा। और कहीं नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक CH ग्रुप था, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ध्यान से देखते रहो, और कहीं CH ग्रुप है क्या, नहीं 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 नहीं। ये फिनॉल, यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और देखिए ये CH ग्रुप बचा होगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो टोटल नेगेटिव चार्ज आपको कितने दिख रहे होंगे, 4। तो आंसर कितने हो जाएंगे यहाँ पे बोलो, 4 आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ यूरेसिल विच वन इज प्रेजेंट इन RNA। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग सिंपल सा DNA और RNA इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्या यूज होता है, AGCT का यूज होता है, और यहाँ पे क्या यूज होता है बोलो, AGCU का यूज होता है। इनके स्ट्रक्चर को आप लोग फटाफट एक बार देख लीजिएगा। और मैं करूंगा क्या कि DNA RNA के बारे में आपको पढ़ा दूंगा, एक वीडियो भी इसके बारे में बना दूंगा। तो मैं बता देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर जो बनता है कुछ ऐसा होता है। तो ये आपको याद करने वाली चीज है, C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे होता है NH, और यहाँ पे इस C से C डबल बॉन्ड O होता है, और यहाँ पे लगा होता है NH। बताओ इसके जैसा स्ट्रक्चर कौन सा है, आप ध्यान से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर इसी के सिमिलर है। तो चौथा ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, तो आपको पता होना चाहिए, याद करने वाली चीजें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका आंसर होता है। एक बार इन चीजों को स्टडी करिए, आई होप चीजें समझ में आई होंगी आपको यहाँ तक अच्छे से। तो अगला आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, देखिएगा, कमेंट करिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। एक बार इसको देख लीजिएगा। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, सेलिवोनोफ रेजेंट क्या होता है, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, देख लीजिएगा। अगला हमारे पास क्या है, इसका स्ट्रक्चर बना बना के देख लीजिएगा, कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर बेस ही हैं। ये अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास सामने। आपको ये मैच करना है, फटाफट इसको देख के आप लोग मैच कर लीजिएगा। आपको बता रखा है, ट्रिक बता रखा है, ट्रिक के बेसिस पे चलिएगा, आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है कि कौन सा टेस्ट यहाँ पे कॉपर रिएजेंट का यूज हुआ है। तो मैंने बोला था आपको कि कॉपर रिएजेंट वाला भी क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। आपको मैंने वीडियो बना दिया है हमारे पास कि कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट कौन से, प्रोटीन्स के हैं कौन से हैं, 5-5 मिनट का वीडियो, उनको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ये सारे मैंने वहां पे सॉल्व करा रखा है। तो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जाइएगा। इसको मैंने लास्ट में लाया ताकि ये कि चीजें थोड़ा रटने वाली चीजें थे, इसलिए मैं इसको कोशिश किया कि लास्ट में देख के जाओगे तो थोड़ा आपके लिए ये क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।